गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने यंत्र के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने यंत्र और जो है पूरा उसका परिचय पढ़ लिया था। आज की क्लास में जो है हम बात करने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक है शस्त्र। तो कल आपने यंत्र के बारे में अगर अच्छे से सुना होगा तो आपको शस्त्र भी अच्छे से समझ में आएंगे। शस्त्र क्या है? सबसे पहले शस्त्र की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो शस्त्र ही शरीर हिंसकम इति, यानी कि जिसके कारण शरीर को ज़्यादा वेदना होती है उसको हम क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। शस्त्र भले ही हम सर्जरी में यूज़ करते हैं लेकिन होते तो पेनफुल है। कहीं भी कट लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे वो स्काल्पल हो या कुछ भी हो, उससे क्या होगा? पेन रहेगा कि नहीं रहेगा? इसीलिए शस्त्र के लिए बोला गया है जो शरीर को वेदना देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग इनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। अब 20 आपको ऐसे रटने नहीं है, ठीक है? आप पढ़ोगे आपको अपने आप ही इनके नाम याद हो जाएंगे। सबसे पहले आता है मंडलाग्र। इनका जो आपको इंग्लिश जो नेम है वो याद होता है तो ठीक है, वरना ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मंडलाग्र, इसको हम सर्कुलर नाइफ, इस तरीके से ही होता है, ये गोल होता है और ये इसके अंदर ब्लेड लगा होता है, ठीक है? तो ये मंडलाग्र होता है। सभी का आप बुक के अंदर डायग्राम जरूर देखेंगे। करपत्र जो होता है वो बोन को काटने के काम आता है तो इसको हम बोन शो कहते हैं। वृद्धि पत्र, स्काल्पल जो आपने बहुत यूज ली होगी फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी लैब में, तो वहाँ उसको हम स्काल्पल को क्या कहते हैं? वृद्धि पत्र कहते हैं। नक्षस्त्र, नेल पेरर होता है, एक नाखून में लगा के काटने का होता है, उसको हम नक्षस्त्र कहते हैं। मुद्रिका, रिंग नाइफ होता है, रिंग जो है फिंगर में पहन करके उसको यूज लेते हैं काटने के लिए, तो उसको रिंग नाइफ कहते हैं। फिर आता है उत्पल पत्र। उत्पल पत्र लेंसेट होता है, सभी के डायग्राम आप देखिएगा। अर्धधार, जिसको सिंगल एज नाइफ कहते हैं। सूची, जिसको सूचरिंग निडल कहते हैं। कुशपत्र, आटीमुखी, सारे मुख वाले आ जाएंगे देखिए। आटीमुखी, शरारीमुखी, अंतर्मुखी, 3 मुखी हो गए। फिर आता है कुठारिका, व्रीहिमुखी, त्रिकूर्चक। याद करेंगे इनको ढंग से, ठीक है? अभी अपने आप ही याद हो जाएंगे, अभी केवल एक बार रीड कर रहे हैं हम। आरा, वेतसपत्र, बडिश। अब एक चीज सुनना ध्यान से, कल हमने पढ़ा था बडिश मुखी, ना कि बडिश, कंफ्यूज नहीं होना है। बडीश मुखी तो शलाका यंत्र है और बडीश क्या है? शस्त्र है। दोनों चीजें याद रखनी है आपको। बडीश क्या है? शस्त्र है। और बडीश मुखी क्या था? शलाका यंत्र के अंदर आ रहा था जो कि आहरण का काम कर रहा था। दंत शंकु और एषणी, ये जो होते हैं वो 20 होते हैं। इस तरीके से इनका अपना अपना अलग काम होता है। तो पहले तो आपको थोड़ा देख देख के इनका जो है नाम याद करने हैं। अब हम जब कर्म पढ़ेंगे तो नाम आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। देखिए कर्म क्या है इनका। सबसे पहले हम बात करेंगे, अष्टविध शस्त्र कर्म होते हैं अपने पास, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जो शस्त्र हैं उनके कर्म पढ़ाऊंगी। तो अष्टविध शस्त्र कर्म में आपको ट्रिक याद रखनी है, CVI 6वें लेवे। CVI 6वें लेवे कोटेशन है, कोटेशन फॉर्म में भी याद रख सकते हो या आपको 8 के 8 शस्त्र कर्म के नाम ऐसे ही याद रखने हैं। क्या है? छेद्यम, वेद्यम, लेख्यम, वेद्यम, एशियम, आहारम, विश्रावम और शीव्यम। इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने टोटल कितने शस्त्र कर्म बताए हैं? अष्टविध शस्त्र कर्म बताए हैं, जिसमें छेदन कर्म कौन सा होता है? एक्सीजन, काटना। छेदन का मतलब है एक्सीजन करना, जिसका जो मेनली कौन से रोगों में किया जाता है? अर्श और भगंदर में। तो याद रखना है आपको, छेदन कर्म अर्श और भगंदर में किया जाता है, यानी कि इनको काट करके शरीर से अलग किया जाता है। फिर आता है भेदन। भेदन का मतलब है इंसिजन लगाना, कहीं हम कट लगाते हैं, वो होता है भेदन कर्म। चीरना, जैसे मान लीजिए ये विद्रधि हो रखी है तो इसको हम बीच में से कट लगा के इसकी सारी पस को बाहर निकालेंगे कि नहीं? तो भेदन का मतलब क्या हो गया? कट लगाना, चीरना, जो कर्म हम विद्रधि के अंदर करते हैं। फिर आता है लेखन कर्म। लेखन का मतलब है स्क्रैपिंग।
स्क्रैपिंग मतलब खुरचना, जैसे कि कहीं जो है डबल लेयर बन जाती है तो हम खुरच के उसको बाहर निकालते हैं कि नहीं, बिल्कुल वही काम है लेयर का, लेखन का। तो रोहिणी और जो क्लास जो रोग हैं दोनों, उनके अंदर हम लेखन कर्म करवाते हैं, स्क्रैपिंग करवाते हैं। फिर आता है वेदन। वेदन का मतलब है पंक्चरिंग। पंक्चरिंग यानी कि वहां पे निडल से छेद कर रहे हो आप, छेद करना। जैसे मूत्र वृद्धि या दकोदर है तो वहां पे आप कैनुला लगा करके उस जल को बाहर निकालते हो कि नहीं। तो सबसे पहले कैनुला लगाने के लिए आपको पंक्चर तो करना पड़ेगा उसको। तो मूत्र वृद्धि और दकोदर में हम पंक्चरिंग करते हैं। फिर आता है एशर। एशर यानी कि प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है कि रास्ते को पता लगाओ, कौन से रास्ते से होकर के, जैसे कि मान लो साइनस बन रहा है तो साइनस यूं बन रहा है या डायरेक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये हमें रास्ता पता लगाना है। और ये हम लगाते हैं एषणी की हेल्प से या एषण कर्म के द्वारा। तो मार्ग का पता लगाने के लिए एषण कर्म किया जाता है, जो कि किसका होता है, व्रण का। फिर आता है आहरण। आहरण मतलब एक्सट्रैक्शन। आहरण का मतलब है खींच के बाहर निकालना। कोई चीज कहीं स्टक हो गई है, उसको आप खींच के बाहर निकाल रहे हो तो वो क्या कर्म होता है, आहरण कर्म। जैसे दांतों या कानों का मल है, उसका क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अश्मरी हो जाए, है ना, या फिर जो है मूड गर्भ हो, इन सभी का हम क्या करते हैं, आहरण करते हैं। फिर आता है विश्रावण, 7 नंबर। विश्रावण का मतलब है ड्रेनेज। ड्रेनेज यानी कि अगर कहीं पे पस हो रखी है, ब्लड कहीं इकट्ठा हो रखा है ना, तो उसको हमें बाहर निकालना है बॉडी से, तो उसको हम ड्रेनेज या विश्रावण शस्त्र कर्म के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो रक्त और पूय को बाहर निकालना क्या होता है, विश्रावण कहलाता है, जो कि हम विदृद्धि में करते हैं। फिर आता है सीवन कर्म। सीवन यानी कि सूचरिंग। क्या कर रहे हैं, हम टांके लगा रहे हैं, कहीं कट फट गया है तो वहां क्या कर रहे हैं, हम टाँके लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने अष्टविध शस्त्र कर्म बताए हैं। ठीक है। और आचार्य जो भागवत है, या आप अष्टांग हृदय का मेनली बोलो तो अष्टांग हृदय यानी कि लघु भागवत जो है, उन्होंने 13 कर्म बताए हैं। 8 तो यही, 5 अपने अलग से बताए हैं, याद रखने हैं, यही पीजीटी में पूछे जाते हैं। कौन कौन से कर्म है, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। ये 5 कर्म अष्टांग हृदय ने एक्स्ट्रा बताए हैं। उसी तरह अष्टांग संग्रह ने 12 कर्म बताए हैं। कौन सा कर्म नहीं बताया है, ये 8 तो सारे बताए हैं। और इन 5 में से दहन को छोड़ के, लास्ट वाले को छोड़ करके सभी कर्म बताए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने अष्टविध बताए हैं, अष्टांग हृदय ने 13 बताए हैं और अष्टांग संग्रह ने 12 बताए हैं। अगर चरक की हम बात करते हैं तो चरक जो है षड्विध शस्त्र कर्म बताते हैं। चरक ने षड्विध शस्त्र कर्म बताया है। कौन से 2 को नहीं बताया, उसको याद रखना है आपको कि चरक ने कौन से 2 कर्म जो है शस्त्र कर्म के अंदर नहीं माने हैं, वो है ईषण और आहरण। ऐषण और आहरण को चरक ने शस्त्र कर्म नहीं माना है। अब क्यों नहीं माना है, कारण क्या है इसका, इसलिए नहीं माना है कि कल जब हमने यंत्र पढ़े थे तब मैंने आपको जो है ऐषण और आहरण कर्मशाला का यंत्र के अंदर बताया था ना, बड़ीशमुखी और बड़ीशमुखी का कर्म था एक, तो देखिए ये इधर ही लिखा होगा, बता देती हूँ मैं आपको। देखिए बड़ीशमुखी का कर्म था आहरण और गंडूपद्मुखी का कर्म था ऐषण। तो आचार्य चरक ने क्या है, ऐषण और आहरण को शस्त्र कर्म नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि उन्होंने यंत्र में पहले ही बोल दिया कि ऐषण जो कर्म है वो गंडूपद मुखी शलाका का है और आहरण कर्म जो है वो बड़ीशमुखी शलाका का है। तो जब इन्होंने वो यंत्र कर्मों में बता दिया तो जो यंत्र काम करेंगे वही सेम काम शस्त्र नहीं करेगा। इसीलिए आचार्य चरक ने केवल षड्विध जो है शस्त्र कर्म बताए हैं। और ये आपको याद रखने हैं कि ऐषण आहरण को छोड़ करके बाकी के 6 कौन कौन से, पाटन व्यदन, नाम थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन मीनिंग सबका वही है। पाटन व्यदनम, छेदनम, लेखनम, प्रोक्षणम, सीवनम, षड्विध शस्त्र कर्म तत्। ये जो 6 कर्म है, हिंदी में याद रख लेना, ये जो 6 कर्म है वो किसने बताए हैं, आचार्य चरक ने। तो याद रखना है कर्म के आधार पर आपको। ठीक है। अब मैं वापस बात करती हूँ कि जो शस्त्र हैं उसके अकॉर्डिंग कर्म कैसे होंगे। तो देखिए
आपको ट्रिक याद करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे, शस्त्र कर्म भी याद हो जाएंगे। तो ट्रिक आती है मकर छेला। मकर छेला में म से मंडलाग्र और कर से करपत्र, ठीक है, और छेला से छेदन और लेखन। तो मंडलाग्र और करपत्र का क्या काम है? छेदन और लेखन। मकर छेला ट्रिक याद रखिएगा। छेदन और लेखन कर्म कौन से दो शस्त्र करते हैं? मंडलाग्र और करपत्र के द्वारा हम छेदन और लेखन दोनों कर्म कर सकते हैं, जो हमने अभी अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़े हैं वही। फिर उसके बाद ट्रिक याद रखनी है आपको, मुनवा। मुनवा, तो एम से क्या है? मुद्रिका। एम से क्या है? मुद्रिका, ठीक है। यू से क्या है? उत्पल पत्र, वीरा, मुद्रिका और उत्पल पत्र। फिर एन से आपको याद रखना है नखशस्त्र, वी से आपको याद रखना है वृद्धि पत्र, और ए से आपको याद रखना है अर्धधार। तो अगली ट्रिक हमारी कौन सी है? मुनवा। मुनवा का काम होता है छे भे। छे भे, छेदन और भेदन, ठीक है। मुनवा क्या करेगा? छेदेगा। तो मुनवा में मुद्रिका, उत्पल पत्र, नखशस्त्र, वृद्धि पत्र और अर्धधार शस्त्र मिलके कौन सा कर्म करते हैं? छेदन और भेदन। क्लियर बात? अब हम पढ़ेंगे पहले वेधन कर्म, ये वाला। वेधन के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, केवी अब्बास। केवी अब्बास, के से कुठारिका, यहाँ के जो वी है, अब बस एक चीज याद रखिएगा, इस वी को चेंज मत कर देना। पहले वाले वी में वृद्धि पत्र था, दूसरे वाले में व्रीहिमुख आएगा। तो केवी कुठारिका, व्रीहिमुख, ए फॉर आरा और बी फॉर वेतस पत्र, सॉरी ऐसे कर लो, यहाँ पे वेतस पत्र आएगा, यहाँ पे व्रीहिमुख आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एस से क्या आ जाएगा अपना? सूची। सूची यहाँ पे लिख लेना, सूची यहाँ लिखी नहीं है, लिख लेना। एस से क्या आ जाएगा? सूची। क्लियर है बात? तो सूची ऐसे आप यहाँ पे लिख लेना, रह गई है वो मेरे से लिखना, सूची हो गई। तो वेदन कर्म में अब हम कौन कौन से वापस देखते हैं, देखो, के वी अब्बास, कुठारिका, वेतस पत्र, आरा, व्रीहिमुख और सूची। ये जो काम करेंगे वो करेंगे पंक्चरिंग का या वेदन का। क्लियर है? उसके बाद आहरण में केवल दो ही आते हैं, अदब करके लिख याद रखना है आपको, अदब। अदब में आहरण कौन सा करेगा? द से दंत शंकु, ब से बडिश। तो अदब ट्रिक याद रखनी है आपको आहरण के लिए। आहरण कर्म करते हैं दंत शंकु और बडिश, ये दोनों आहरण कर्म करते हैं। फिर उसके बाद ऐषण और विश्रावण में काम आती है ऐषणी शस्त्र, ठीक है। और सूची जो है सीवन में काम आती है। क्लियर है आपको बात? तो आपको पहले तो ये बातें पता होनी चाहिए कि कौन सा शस्त्र, पहले तो आपको ये याद करना है कि शस्त्र कर्म कितने हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 प्रकार के हैं। फिर आपको ये याद रखना है कौन सा शस्त्र कौन सा कर्म कर रहा है, ठीक है बात? ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, जितने भी बचे हैं वो सारे शस्त्र कौन सा काम करेंगे? विश्रावण का। अब कौन कौन से बच गए? तीनों तो मुख बच गए, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, 3 तो मुख बच गए आपके पास। फिर बचा पुष्पपत्र और त्रिकूचक, ये 2 बच गए। अब सूची के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि सूची जो है वो 3 काम करती है। शस्त्र कर्म हमने 8 पढ़े, उन 8 शस्त्र कर्मों में सबसे ज्यादा काम सूची का होता है, वो 3 कर्म कर सकती है। सूची सीवन कर्म तो करेगी करेगी, उसके साथ वेदन कर्म कर सकती है और विश्रावण कर्म कर सकती है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि सूची के कर्म बताइए। तो सूची का कर्म केवल सीवन नहीं है, क्या क्या है? विश्रावण है, वेदन है और सीवन है, तीनों काम जो है वो सूची मिलके करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग ये याद रखना है। एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार में याद करोगे आपको इजीली ये याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से याद करोगे तो ही याद होगा, वरना फिर से भूल जाओगे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं शस्त्र ग्रहण विधि। जब भी आप कोई भी शस्त्र काम में ले रहे हो तो उसको हाथ से कैसे पकड़ोगे,
कैसे उसकी ग्रिप बनाओगे हाथ की, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वृद्धि पत्र शस्त्र की। जो वृद्धि पत्र जो शस्त्र है उसको देखिए, सबको पहले आपको बुक से देखना है डायग्राम, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो वृद्धि पत्र जो है उसको हमें वृंत फल के साधारण भाग से पकड़ना है, ठीक है। यानी कि जो उसका कुछ इस तरीके का होगा, ये ऐसे करके कुछ होगा। तो यहाँ के साधारण भाग से हमें इसको पकड़ना है, यानी कि ब्लेड होगा और हैंडल होगा उसके जॉइंट पे पकड़ेंगे। जो ब्लेड है, ठीक है, और जॉइंट है, तो हमें ये यहाँ से पकड़ना है, उसके जॉइंट पे इसको पकड़ना है हमें। और अन्य भेदन शस्त्र, जितने भी भेदन शस्त्र हैं, क्योंकि वृद्धि पत्र कौन सा काम कर रहा था, भेदन का ही काम कर रहा था, तो जितने भी भेदन शस्त्र हैं वो भी इसी तरह से पकड़े जाएंगे। लेकिन वृद्धि पत्र का आपको स्पेशली याद रखना है कि वृंत फल के साधारण भाग से हमें इसको पकड़ना है। फिर उसके बाद अगर वृद्धि पत्र और मंडलाग्र हो, और अगर इनको लेखन कर्म में यूज लिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना है। अगर वृद्धि पत्र और मंडलाग्र शस्त्र को लेखन कर्म में हम यूज लेते हैं तो हमें हाथ किंचित ऊपर उठा कर के लेखन कर्म करना है। अपने हाथ को शस्त्र से थोड़ा ऊपर उठा के, उसकी जैसे अपन किसी चीज को खुरचते हैं ना, तो उसी उसी शेप में जितना हाथ और उस शस्त्र के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, उसको मेंटेन करके हमें लेखन कर्म में यूज लेना है वृद्धि पत्र और मंडलाग्र को। वृद्धि पत्र लेखन कर्म नहीं करता है, लेखन कर्म वृद्धि पत्र नहीं करता है, लेकिन अगर काम में लिया जाए तो हाथ को थोड़ा ऊपर उठा करके हमें इसको काम में लेना है। फिर उसके बाद आता है कि जो विश्रावण वाले जितने भी शस्त्र हैं, जो हमने पढ़ा था, तीनों तो मुखी आ जाएंगे, आटी मुखी, शरारी मुखी, अंतर्मुखी, तीनों तो मुख आ गए, ठीक है। और जो है कुशपत्र आ गया था, और कौन था, त्रिकूर्चक था, और एक थी हमारी सूची। तो ये जो विश्रावण वाले थे, इनको हम वृंत के अग्रभाग से यानी कि हैंडल से पकड़ते हैं विश्रावण कराने के लिए शस्त्र को। फिर आता है त्रिकूर्चक शस्त्र। त्रिकूर्चक शस्त्र को इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में त्रिकूर्चक शस्त्र पूछा जाता है। त्रिकूर्चक शस्त्र को किस में काम में लेते हैं हम, बाल में, वृद्ध में, सुकुमार है, जो डरे हुए हैं, नारी है, राजा है या राजा का पुत्र है, उनमें हम त्रिकूर्चक से विश्रावण कराते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकूर्चक ना तो देखने में डरावना होता है, और इससे जो शस्त्र कम किया जाएगा बहुत ज्यादा पेनफुल भी नहीं होता है। तो जो सुकुमार लोग हैं, जैसे बालक है, वृद्ध है, नारी है, राजा है, राजा का पुत्र है, उन सब के अंदर हम त्रिकूर्चक को यूज लेते हैं, किसमें कराने के लिए, विश्रावण के लिए। तो त्रिकूर्चक इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है ब्रीहिमुख। ब्रीहिमुख जो होता है कैनुला टाइप का होता है, जैसा कैनुला होता है ना, और कैनुला को आप जब भी इनमें इंसर्ट करते हो तो कैसे करते हो, वृंत भाग को तो हस्ततल में रखकर। इमेजिन कीजिए आप किसी की कैनुला लगा रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कि कैनुला को आप कैसे पकड़ोगे, तो उसका जो आधा सा पार्ट होता है वो अपनी हथेली से ढका हुआ रहेगा कि नहीं, तो वृंत भाग को हस्ततल से ढककर अंगुष्ठ व प्रदेशनी उंगली से पकड़ करके आपको इंसर्ट करना है। तो ब्रीहिमुख क्या है, कैनुला। और कैनुला कभी ना कभी किसी ने लगाया होगा, और लगाया नहीं है तो लगाते देखा तो होगा। उसको हम फिंगर और थंब की हेल्प से पकड़ते हैं, लेकिन उसका आधा से ज्यादा भाग जो होता है अपनी जो पाम है उससे ढका हुआ रहता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें ब्रीहिमुख को यूज करना है। फिर आता है कुठारिका। कुठारिका में क्या है, वाम हस्त से पकड़कर, यानी कि लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, और दक्षिण हाथ की मध्यमा उंगली से अंगुष्ठ का सहारा लेकर के उसके सर पर ठोकना है। यानी कि कुठारिका का काम हम जो है मेनली अस्थि वाले रीजन में लेते हैं। तो हमें क्या करना है, शस्त्र को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और अपने राइट हैंड से उसको जोर जोर से ठोकना है। तो इस तरीके से हम कुठारिका को यूज करेंगे। फिर आता है एषणी और आरा और करपत्र। एषणी, आरा और करपत्र, इन तीनों को हमें मूल भाग से पकड़ना है। एषणी, आरा और करपत्र, तीनों को हमें मूल भाग से पकड़ना है। ध्यान रखिएगा, तीनों शस्त्र को हम कहाँ से पकड़ेंगे, मूल भाग से पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, शस्त्र ग्रहण विधि, जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछी जाती। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, वो आता है शस्त्र के गुण।
शस्त्र के जैसे कल हमने पढ़ा था कि यंत्र के 6 गुण होते हैं, उसी तरह से शस्त्र के भी कितने गुण हैं? 6 गुण हैं। कौन-कौन से? वही सेम जो कल की तरह पढ़ा था, लेकिन बस एक में चेंज हो जाएगा। तो सुग्रहाणि, सुलोहानि, सुधाराणि, सुरूपाणि, सुसंहितानि, मुख अग्र अकरालानि चेति शस्त्र संपत्। संपत् का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो शस्त्र के श्रेष्ठ शस्त्र है उसके 6 गुण हैं। सबसे पहले आता है सुग्रहाणी, यानी कि वो शस्त्र कैसा होना चाहिए जिसको आप ठीक तरह से पकड़ सको, ठीक तरीके से ग्रहण कर सको। सुलोहानी, अच्छे लोहे का बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जंग लगे हुए लोहे का आपने शस्त्र बना लिया और जो पर्सन है उसमें यूज किया तो और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोहे का बना होना चाहिए। सुधाराणी, उसकी धार हमेशा तीक्ष्ण होनी चाहिए, तीक्ष्ण धारी होना चाहिए, जिससे आप जैसे बोन को कट कर रहे हो तो इजीली आप कट कर पाओ। सुरूपाणी, योग्य आकृति का होना चाहिए। सुसंहितानि मुखाग्र, उसका मुंह अग्र भाग से ठीक रूप में बना होना चाहिए, क्योंकि शस्त्र जो है वो काटने पीटने या जो भी काम में आ रहा है, तो अगर मुंह ही उसका अच्छा नहीं होगा, दतीला होगा, अगर खर होगा तो आप उसको काट नहीं पाओगे। इसलिए मुख उसका अच्छे से बना होना चाहिए। और अकरालानी, यानी कि दांतेदार नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये इस तरीके का हो, बिल्कुल ब्लेड एकदम चिकना और शार्प होना चाहिए, जिससे आप इजीली, चाहे वो मसल को कट कर रहे हो, चाहे आप बोन बोन को कट कर रहे हो, किसी को भी ट्यूमर को किसी को भी कट कर रहे हो, तो वो दांतेदार होगा तो अच्छे से कट नहीं होगा। इसीलिए अकारण नहीं है, अकराला, अकराल, ये है, इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये जो टोटल गुण होते हैं वो शस्त्र के होते हैं और कितने हैं? 6। अब कल मैंने आपको बताया था कि किसी में गुण कम होते हैं, दोष उससे ज्यादा मिलेंगे। जैसे यंत्र में गुण 6 थे, दोष 12 थे, उसी तरह शस्त्र में गुण 6 हैं, दोष कितने हैं? 8 हैं। इसके अंदर 8 दोष हैं। इसके 8 दोष आपको याद रखने हैं, क्योंकि यंत्र वाले आपको इजीली याद रह जाएंगे, लेकिन ये वाला आपको, ये भी बहुत ईजी है, कुछ अलग से नहीं है। तो देखिए, अगर शस्त्र आपका टेढ़ा है, वक्र है, कुंठ है, यानी कि ब्लंट है, मोटी धार वाला है, धार उसकी अच्छी नहीं है, मोटी है, खंड है, खुद ही टूटा हुआ है, खरदार है। मैंने अभी क्या बोला? ब्लेड एकदम शार्प होना चाहिए, जिससे इजीली सारी चीजें कट हो जाएं। अगर खरदार खुरदरा हुआ तो काटने में आसानी नहीं होगी। लेकिन यंत्र खरदार वाला ही होना चाहिए। यंत्र के तो गुण में था खर्च लक्ष्ण मुखानी च, इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। खरधार शस्त्र का तो क्या है? दोष है। और यंत्र का क्या है? गुण। क्योंकि यंत्र से आप शस्त्र को भी होल्ड करते हो, शल्य को खींच करके बाहर निकालते हो। यंत्र तो शल्य को बाहर निकालने का काम करता है। अगर वो चिकना होगा तो शल्य उसके ग्रिप में आएगा ही नहीं, शल्य छूट जाएगा। इसीलिए शस्त्र हमेशा जो है चिकना यानी कि खरदार वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन यंत्र हमेशा खरदार वाला ही होना चाहिए। तो बात इम्पोर्टेंट क्या है कि खरधार जो है शस्त्र का तो दोष है और यंत्र का क्या है? गुण है। ठीक है, अति स्थूल है, या तो बहुत ज्यादा मोटा है, या अति तुच्छ बहुत छोटा है, अति दीर्घ है, अति ह्रस्व है। तो ये सारे के सारे 8 दोष किसके होते हैं? शस्त्र के होते हैं। लेकिन अभी हमने ये खरदार वाला पढ़ा ना, कि खरदार जो है वो शस्त्र का दोष है। लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन क्या है? करपत्र शस्त्र में अस्थि के छेदन के लिए इसकी धार कैसी होती है? तो करपत्र केवल और केवल 20 शस्त्रों में से करपत्र ही एक ऐसा शस्त्र है जो खरधार होता है, और खरधार होगा तभी वो अच्छा काम करेगा, वरना नहीं करेगा। क्योंकि करपत्र को हम किसके काम में ले रहे हैं? बोन के छेदन के लिए काम में ले रहे हैं। अब बोन को आप ऐसे ही शार्प से काटोगे तो नहीं कटेगी, उसको काटने के लिए खरदार ही होनी चाहिए। तो याद रखनी इम्पोर्टेंट बात है कि करपत्र जो है उसके लिए खरदार होना जरूरी है। ठीक है, बाकी के जो शस्त्र में अगर खरदार मिलती है तो वो क्या होगा? शस्त्र का दोष होगा। ठीक है बात। फिर आता है कर्म योग शस्त्र। अब शस्त्र को जैसे जैसे आप काम में लेते जाते हो तो उसकी जो धार है वो कमजोर होती जाती है।
तो इसीलिए आपको काम में लेने से पहले क्या करना है, हर बार उनको निशातनी, एक पत्थर होता है, निशातनी पर घिस कर करके शस्त्र रोम काटने में समर्थ हो जाए, तो आप शस्त्र को काम में ले सकते हो। यानी कि आप कोई भी शस्त्र है वो शस्त्र कर्म में यूज ले रहे हो और आपको पता लगाना है कि ये शस्त्र सही चल रहा है कि नहीं, तो आप उसको निशातनी पत्थर पर घिसिए, फिर रोम को काट करके देखिए। अगर रोम इजीली आसानी से कट पा रहे हैं, रोम जो रोमकूप होते हैं ना, स्किन पर रोम है, उनको काट करके देखना है। अगर वो रोम अच्छे से कट पा रहे हैं यानी कि शस्त्र जो है वो काम में लेने लायक है। फिर है सुसंस्थित, यानी कि प्रत्येक भाग अपने स्थान में योग्य प्रकार से स्थित होना चाहिए, तभी आपको उसे काम में लेना है। जो शस्त्र सुग्राही है, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार है, वही शस्त्र काम में लेने लायक होते हैं। प्रमाण शास्त्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सुग्राही होने चाहिए, अपने स्थान पर ही स्थित होने चाहिए हर चीज, जैसे हैंडल जहाँ होना चाहिए वहीं है, ब्लेड जहाँ होना चाहिए वहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए और धार उसकी ऐसी हो जाए कि वो रोम को काटने में आसानी से काम आ जाए। तो इस तरीके से जो काम में लेते हैं वो होता है शस्त्र। फिर आता है अनुशस्त्र। अनुशस्त्र यानी कि जो शस्त्र कर्म में शस्त्र की हेल्प करते हैं, उनको हम अनुशस्त्र कहते हैं। अनुशस्त्रों का मेनली यूज किसमें किया जाता है? बच्चों में, क्योंकि बच्चे जो है वो शस्त्र को देख के डर जाएंगे। तो बच्चों में जो व्यक्ति शस्त्र से डरते हैं या फिर आपके पास शस्त्र है ही नहीं, उस कंडीशन में आपको अनुशस्त्र को यूज करना है। कौन कौन सी कंडीशन में? बच्चों में, शस्त्र के अभाव में, और जो व्यक्ति शस्त्र से डरते हैं उनके अंदर आपको अनुशस्त्र को यूज लेना है। अनुशस्त्र टोटल कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। और इनके अंदर कौन कौन से जो काम आते हैं, कौन कौन से शस्त्रों को यूज कर सकते हैं हम? अग्नि है, चार है, नख है, बाल है, अंगुली है, जलौका है, ये सारे अनुशस्त्र की तरह ही यूज लिए जाते हैं। एक सेकेंड। भागवत जो है अनुशस्त्र कितने बताता है? टोटल 14 + 4, अलग से 4 काम और बताता है। सूर्यकांत, कर्कश पत्र, समुद्र फेन, 4 अनुशस्त्र और बताता है, समुद्र फेन और शुष्क गोम है। इनको भागवत ने अनुशस्त्र की तरह काम में लिया है। तो भागवत वाला भले ही आपको याद ना रहे और आपको 14 के नाम भी याद नहीं करने, केवल आपको काउंटिंग याद रखनी है कि अनुशस्त्र जो है वो 14 होते हैं। और इनको कब यूज में लेते हैं हम? मेनली जब हमारे पास शस्त्र उपलब्ध नहीं है, तब हम अनुशस्त्र को यूज करेंगे। अनुशस्त्र का उपयोग, अनुशस्त्र जैसे हमने पढ़ा 14 है, तो उसमें जो त्वकसार है, स्फटिक है, कांच है, कुरविंद है, ये क्या है? अनुशस्त्र के ही नाम है। ये कांच, कुरविंद, स्फटिक, त्वकसार, ये अनुशस्त्र ही हैं। तो ये वाले जो अनुशस्त्र हैं वो छेदन भेदन का काम करते हैं। नख वाला, जैसे मैंने बोला आपको कि सूची 3 काम करती है, उसी तरीके से नख क्या है? नख शस्त्र अलग है, ध्यान से सुनना। नख शस्त्र हमने पढ़ा वो अलग है, और नख जो नेल है वो अलग है। तो नेल्स को हम अनुशस्त्र की तरह यूज लेते हैं, और इनका काम क्या है? आहरण का, छेदन का और भेदन का। जैसे हमने सूची के 3 काम पढ़े थे, उसी तरह नख के भी 3 काम है, आहरण, छेदन और भेदन। फिर आता है गोजिबा पत्र, हार श्रृंगार पत्र और सागवान पत्र। ये क्या काम करते हैं? नेत्र वर्त्म में, जो हम आंखों के रोग पढ़ेंगे, ईएनटी में मैं पढ़ाऊंगी आपको, नेत्र वर्त्म के जितने भी रोग हैं उनमें ड्रेनेज कराने के लिए हम गोजिव्या पत्र, हार श्रृंगार पत्र या सागवान पत्र का यूज करते हैं। तो ये भी अनुशस्त्र की तरह यूज लिए जाते हैं। फिर आता है काल अंकुर और ग्रहणी। अंकुर नहीं है, अंकुश कर लीजिएगा उसको, अंकुश, अंगुली, ये सारे किस काम में काम आते हैं? एशन कर्म, मार्ग पता करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये अनुशस्त्र हैं। अनुशस्त्र के अकॉर्डिंग आपको उसका काम याद रख लेना, पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन पढ़ लेना आप एक बार। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अब हम वो पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या आप ये कह लो कि हर साल 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या क्वेश्चन है? शस्त्र धारा प्रमाण। जो शस्त्र होता है हमारे पास, उसकी जो धार होती है वो कैसी होगी और क्या काम करेगा। ठीक है, तो
भेदन कर्म करने वाले जो शस्त्र होते हैं, जिनसे हम इंसिजन लगाने वाले हैं, कट लगाने वाले हैं, वो उन शस्त्र की धारा कैसी होती है? मासूरी। जैसे-जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे ना इस तरफ, वैसे ही ये धार की तीक्ष्णता बढ़ती जाएगी, यानी कि शार्पनेस इनकी बढ़ती जाती है। तो भेदन में हम जो भेदन कर्म के लिए हम जो शस्त्र लेते हैं, उनकी धारा प्रमाण कैसा रहता है? मासूरी। मासूरी के बाद अर्ध मासूरी आता है, फिर कैशिकी और अर्ध कैशिकी। ये 4 हैं, बहुत ईजी है याद रखना, आप आसानी से रख सकते हो। तो देखिए इसको आपको ऐसे याद रखना है, भेले, जो भेलपुरी बेचते हैं ना, भेले वेछे, भेले वेछे। तो भेदन में जो हम काम लेते हैं, उसकी धारा कैसी होती है? उसकी धारा होती है मासूरी। शुरू आपको मासूरी से करना है। फिर लेखन में हम जो शस्त्र यूज लेते हैं, उनकी धार कैसी होती है? अर्ध मासूरी, क्योंकि अब शार्पनेस बढ़ती जा रही है। फिर आता है वे से वेधन और विश्रावण। वेधन और विश्रावण में जो शस्त्र काम में लिए जाते हैं, उनकी धार होती है कैशिकी। और फिर छेदन, छे से छेदन में जो शस्त्र यूज किए जाते हैं, उनकी धारा होती है अर्ध कैशिकी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? भेले वेछे, भेले, वापस रिपीट कर रही हूँ, भेले वेछे, यानी कि भेदन वाले शस्त्र की, भेदन कर्म में जो शस्त्र यूज होते हैं, उनकी जो धारा होगी वो मासूरी होगी। लेखन में जो शस्त्र यूज हो रहे हैं, उनकी धार जो होगी वो अर्ध मासूरी होगी। व्यधन और विश्रावण वाले की कैशिकी होती है, और छेदन वाले की अर्ध कैशिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना जरूर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ नहीं पूछा जाता तो वो जो मिलाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, एआई या पीजीटी में तो जरूर ही आता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है शस्त्र का यही वाला, याद रखना है। फिर उसके बाद अगर 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शस्त्र पायना विधि। अगर आप कोई शस्त्र है उसको बार बार यूज लेते हो, तो धीरे धीरे उसकी क्या है, धार जो है वो कमजोर होने लग जाती है। तो उसकी जो धार है उसको शार्प करने के लिए आप पायना कर्म कराते हो। शस्त्र की धार को तेज करने के लिए हमें पायना कर्म कराना होता है। तो कौन से शस्त्र की किससे पायना कराएंगे, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पायना की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि शस्त्र की धार को तेज करने के लिए शस्त्र को या तो गर्म किया जाता है, या फिर क्षार में, जल में, तेल में डुबो के रखा जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? पायना कहते हैं। तो पायना की डेफिनेशन आपको अगर आती है, तो ये तीनों चीज आपको इजीली याद हो जाएंगी। पायना द्रव्य के गुण शस्त्र में समाविष्ट होकर के शस्त्र की धार को मजबूत बना देते हैं। जैसे मान लो आपके पास, आप किचन में यूज लेते हो, आपके पास चाकू है, ठीक है, उस चाकू को आपने क्षार के जल में डुबो के रख दिया, तो चाकू की धार जो है बहुत तेज हो जाएगी। तो किया क्या, जो क्षार में डुबो के रखा था, तो उस क्षार ने उस चाकू की जो धार है, जो शार्पनेस है, उसको बढ़ा दिया। क्लियर है? तो शस्त्र की धार को तेज करने के लिए हमने या तो उसको क्षार में डुबोया, या जल में डुबोया, या तेल में डुबोया, या फिर उसको क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया, जिससे उसकी जो शार्पनेस है वो क्या है, बढ़ गई। तो अब हमें इतना याद रखना है कि कौन से शस्त्र को किस में डुबो के रखना है। ठीक है, तो जो शस्त्र शर, शल्य और अस्थि के छेदन के लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे शरीर में बाढ़ जाके फंस गया, कोई शल्य है पड़ा हुआ बॉडी के अंदर, या आपको अस्थि का छेदन करना है, तो उसके लिए आप जो शस्त्र लोगे, उसकी पायना किस में करोगे? क्षार में डुबो के रखोगे पहले, उसके बाद आप उसको छेदन काम में ले लोगे। ठीक है, तो जिन शस्त्रों के द्वारा सर का, शल्य का और अस्थि का छेदन किया जाता है, उनकी पायना किससे की जाती है? क्षार से की जाती है। फिर आता है उदक पायना। उदक पायना यानी कि उदक, उदक जो है वो ज्यादा शार्पनेस नहीं बढ़ा पाएगा, तो मांस जो है उसको काटने के लिए जो शस्त्र यूज लिए जाएंगे, उनकी पायना हम उदक के द्वारा करेंगे। तो मांस छेदनार्थ जितने भी शस्त्र होते हैं, उनकी पायना उदक यानी कि जल में डुबो के इनको रखेंगे, उसी से उसकी हल्की सी शार्पनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि मांस काटने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शार्प ब्लेड ऐसा नहीं चाहिए, इजीली आप इसको काट सकते हो। फिर आता है शिरा, स्नायु के छेदन के लिए।
शिरा स्नायु का छेदन करना है, शिरा का भेदन करना है, स्नायु का छेदन करना है या पाटन या भेदन कर्म अगर आपको करना है तो उसके लिए तेल पैना का हम यूज लेते हैं। अब देखिए, शिरा और स्नायु जो है वो अपने शरीर में मर्म वाले पार्ट के अंदर आ जाते हैं। शिरा स्नायु बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है अपनी बॉडी का, तो इसको हम बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण धार से नहीं काट सकते। स्मूथ धार वाला अपने पास शस्त्र होना चाहिए। तो उसके लिए हम जो शस्त्र शिरा के वेदन या स्नायु के छेदन में काम में लेते हैं, उनकी पैना हमें तेल में करानी है, क्योंकि तेल से ज़्यादा तीक्ष्णता नहीं बढ़ेगी बल्कि स्मूथनेस और इसके अंदर आ जाएगी। सबसे ज़्यादा तीक्ष्णता देने वाला तो क्षार पैना होगा। इसीलिए जो पहले से ही बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको आप ऐसे यूं ही इधर उधर से नहीं काट सकते, बहुत केयरफुली इनको कट करना होगा। तो उनके लिए जो शस्त्र लोगे उसकी पैना आपको तेल के द्वारा करानी है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है अच्छे से। क्षार पैना, उदक पैना और तेल पैना वाला पार्ट, ठीक है। शस्त्र की धार को तेज करने के लिए मांस वर्ण की श्लक्ष्ण शिला होती है। जैसे अभी हमने घिस कर देखा था ना, तो घिसने के लिए जो पत्थर होगा वो मांस वर्ण का यानी कि काला पत्थर होना चाहिए। उस पे आप शस्त्र को घिस करके उसकी धार को तेज कर सकते हो। शस्त्र की धार को स्थिर करने के लिए शाल्मली फलक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने एक बार शस्त्र की पायना कर ली, पायना करके आपने काम में ले लिया या फिर नहीं भी लिया, पायना करके रख दिया, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो डायरेक्ट अगर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी धार जो है वो कमजोर हो जाएगी अपने आप ही। इसीलिए उस धार को बनाए रखने के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना सीरियल्स के अंदर तलवार जो होती है वो म्यान के अंदर रखी रहती है। जैसे ये तलवार है, ठीक है, तो इसको रखने के लिए एक अलग से कवर होता है जिसको हम म्यान बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही शस्त्र को रखने के लिए हम शाल्मली फलक का यूज करते हैं, यानी कि ये ऐसे शाल्मली के पत्र होंगे और इसके अंदर आपको शस्त्र रखना है जिससे ये ढक के अंदर अच्छे से रखा रहे। तो शस्त्र की धार को स्थिर करने के लिए आप शाल्मली फलक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है शस्त्र कोश, जो अभी हमने पढ़ा। जैसे तलवार को हम उसकी कवरिंग में रख रहे हैं, उसी तरीके से शस्त्र कोश होगा। तो शस्त्र कोश कैसा होता है, 9 अंगुल तो चौड़ा होता है, 12 अंगुल लंबा होता है और मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और शस्त्र कोश का आपको जो पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में जो बात पूछी जाती है वो पूछा जाता है, शस्त्र कोश का वर्णन किसने किया है। तो शस्त्र कोश का वर्णन ना तो सुश्रुत ने किया है, ना ही चरक ने किया है, केवल बृहत्त्रयी के अंदर केवल आचार्य भागवत ने शस्त्र कोश के बारे में बताया है। तो शस्त्र कोश के बारे में इन्होंने एक बात बोली है कि जो शस्त्र को रखने वाला पार्ट होगा, बैग कह लो या कोई भी कवरिंग कह लो, उसको हम शस्त्र कोश कहते हैं, जो कि 9 अंगुल चौड़ा होगा, 12 अंगुल लंबा होगा, ठीक है। और रेशमी पत्र, मृदु चर्म या सोम पत्र का ये बना हो सकता है। इसका मुख शलाका की सहायता से बंद किया जाता है। पूरा इसको कवर करके रखते हैं जिससे बाहर से जो है कुछ भी अंदर ना जा पाए। फिर जो हमने अनुशस्त्र पढ़े थे ना 14, उनके नाम हैं ये टोटल 14। तो आपको याद नहीं करने हैं, केवल पढ़ लेना। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि त्वक, कांच, स्फटिक और कुरविंद ये प्रकार के जो शस्त्र कर्म है वो छेदन भेदन करेंगे। शेफालिका, करीर पत्र, गोजबिया, शाक पत्र ये नेत्र के वर्तम रोगों में काम में लिए जाते हैं। जलौका अग्निक्षार भी क्या है, इम्पोर्टेंट बात केवल इतनी सी है कि जलौका अग्निक्षार को आचार्य सुश्रुत ने अनुशस्त्र के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अंगुली और बाल, अगर आपके पास एशनी अवेलेबल नहीं है तो आप अंगुली अनुशस्त्र या बाल अनुशस्त्र का प्रयोग करके मार्ग का पता लगा सकते हो। और नख के द्वारा भी क्या है, छेदन भेदन या आहरण, ये तीनों काम हो सकते हैं। तो ये जो आपका जो टॉपिक था शस्त्र वाला, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपसे एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको अच्छे से और पढ़िएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट ज्वाइन करिए अगले टॉपिक के लिए।